हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा अजय जाट और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से हम डिफेंस की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे फिर वो आर्मी हो गया, ठीक है, एमपी पुलिस हो गया और एसएससी जीडी हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, और जितनी भी डिफेंस एग्ज़ाम्स होती हैं इंडिया में, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम्स होती हैं, उस रिटन एग्ज़ाम्स की जो जर्नी है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको मैथ से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जितने भी अदर जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं वो भी आपको बहुत जल्द इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको पूरा इस मैथ्स की जर्नी के साथ आपको सभी का, जितने भी मेरे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और जिनको रिटर्न में एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, तो उन सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और आपसे मैं इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि अगर आपको मैं यहाँ पर बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मेरी तरफ से मैं आपका पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। आप पहले मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर आप मुझसे नए हैं, जुड़ रहे हैं, तो अपने मेरे जितने भी अब आपको वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो आपको सीक्वेंस वाइज सारा रिटर्न का सिलेबस मिलेगा। मैं इस चैनल पर प्रीवियस मेरे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको इन्फॉर्मेटिव्स हैं, मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड, चाहे उसमें फिर देखें तो हम टीए आर्मी, जो टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, वहाँ पर उनको करेक्ट डाटा मिल नहीं पाता है। तो मैंने टीए के रिगार्डिंग बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस नेक्स्ट कुछ सेशन में मैं आपको टीए और डिफेंस फोर्सेस के बारे में जो जो नए नए अपडेट्स हैं वो भी आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहूँगा। तो फिलहाल में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। बाकी जितने भी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो अपन कुछ ऐसे सेशंस में डिस्कशन करेंगे जहाँ पर अपन स्टडी के अलावा उस टॉक सेशन रखेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से मैथ्स। और मैथ्स में मैंने जैसे कल आपको बता दिया था सिलेबस की पढ़ना क्या का है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाले जितने भी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आपको एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल रहेंगे। और मैं जल्द कोशिश करूँगा कि आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ आ रहा है, कुछ केबल्स हैं जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा मैंने इनको परचेस कर लिया है, बट वो थोड़ा सा आने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। ऑनलाइन परचेस की हैं, तब आपकी जो लाइव क्लासेस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मैं आपसे मोस्टली चीज़ें लाइव डिस्कशन में अपन इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में जैसा कि मैंने बताया था कि मैथ्स को हम 2 कैटेगरी में, 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो अरिथमेटिक का होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा जो एडवांस मैथ्स का होता है। तो आज का जो एडवांस मैथ्स का जो पार्ट है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, एडवांस मैथ्स में अगर आप 0 लेवल पर हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है अभी मैथ्स में, मैं तो आपको यही लेकर चलूँगा कि आप अभी कुछ भी नहीं पता है कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और मैथ्स को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब आप 0 हैं, ठीक है। फिर भी आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि आज से आप मैथ्स से बहुत क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मेरे एफर्ट इतने मैं आपके लिए करूँगा कि आपको बहुत ही इजी वे में आपको लेकर चलूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे कुछ ऐसे ऑफलाइन एक्सपीरियंस हैं जो बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, मैंने सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, बच्चों से पूछता था मैं, हर चीज़ मैंने नोटिस करी है। और स्पेशली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको रिटर्न में काफ़ी परेशानी आती है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे डरते हैं, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो ज़रूर करें, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखा दूंगा। मैं इतना मैं सिखा दूंगा कि आप अगर आर्मी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पुलिस फोर्स की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैथ्स का आपको क्वेश्चन 100% बनेगा, आप मिस नहीं करेंगे उसको, ठीक है। और यही आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो इंक्रीज़ करता है मैथ्स से। तो चलिए, मैथ्स को आज से हम अच्छे से बेसिक लेवल से सीखेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये मेरा
आपसे मैं पहले स्टार्टिंग से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि वीडियोस आप देखते हैं, आपको लगता है कि यार वीडियो काफ़ी लंबा है, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट, ऐसे टाइम भी आएगा जब अपन 1 आवर्स के भी टॉक सेशन रखेंगे, ठीक है। बट आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आप प्लीज़ अपना समय निकालिएगा और उस वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिटन एग्ज़ाम्स होती हैं इसमें आप कोई भी एक भी अगर आपने जरा सा सिली भी अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो आप पूरा वीडियो मिस कर देंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मेरे एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, मैं कहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलना है। और मेरे पूरा अगर आप एक भी अगर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है और अगर आप सीरियस हो तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 101% इतनी मेरी श्योरिटी का आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो आज मैं आपसे मैथ्स का एडवांस वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें हमारा सबसे पहला जो सबसे बेसिक और जहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमें मैथ्स स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए एडवांस में, तो वो जो टॉपिक आता है वो हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमारा एक एडवांस मैथ्स का एक मतलब एक चैप्टर है, ठीक है। क्या है? एक चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे सब चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एक जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक रखी हुई है, ठीक है। अब ये जो बुक दिख रही है आपको, ये बुक क्या है? एक बुक्स है, ठीक है। इस बुक्स के अंदर हज़ारों पेज इसने कंटेंट कर रखे हैं, ये वाले, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है? एक बुक है, बट इस बुक के अंदर जो मटेरियल है हम वो पढ़ते हैं। सिमिलरली ज्योमेट्री एक ज्यामिति जो है वो एक बुक की तरह हम ले सकते हैं कि एक बुक का नाम है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से हमें चैप्टर्स पढ़ना है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्री के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम जो पढ़ते हैं ये आता है सबसे जो इसका बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखाएं एवं कोण, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेंगल। क्या आएगा हमारा? ट्रेंगल्स, ठीक है। ट्रेंगल हिंदी में हम उसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चैप्टर्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को पहले बेसिक से समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, ठीक। और ध्यान रखें मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँ, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको प्रॉब्लम होगी तो जब मैं आपको नोट्स बनाऊंगा उसमें आपको प्रॉपर्ली हिंदी एंड इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जितना मुझे आपको लगेगा जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में लिख दूंगा, ताकि क्या होगा कि आपकी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप हिंदी टफेस्ट, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आए और अगर आप इंग्लिश को थोड़ा सा कमांड कर लेंगे तो इंग्लिश आपको थोड़ी सी इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पर भी कमांड करिएगा अपने, ठीक है, इंग्लिश पर। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के बाद हम पढ़ेंगे इसमें सर्कल, ठीक है। सर्कल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। और इसमें हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा पॉलीगन, ठीक है, बहुभुज, ठीक। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हम कहाँ पर पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है? एक बुक है हमारी, इस बुक के अंदर क्या है? हमारे चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर हैं देख लीजिए। लाइन एंड एंगल्स हमें पढ़ना है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेंगल्स, त्रिभुज, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल जिसे हम वृत्त कहते हैं हिंदी में, और लास्ट में हम देखेंगे पॉलीगन जिसे बहुभुज कहते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा बहुत देख लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर के ओवरव्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पहले चैप्टर से, ठीक है। पहले चैप्टर से श्री गणेश करते हैं, और जो पहले चैप्टर का जो नाम है वो आपको जैसे दिख रहा है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, ठीक है।
अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो हमारा एडवांस मैथ्स हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा सा समझना। जब हम मैथ्स को अरिथमेटिक के लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स को हम 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जब हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं तो देखिए, अर्थमेटिक मीन्स जो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, कार्य एवं समय के क्वेश्चन हो गए, टंकी एवं नल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, अनुपात समानुपात, वो जो पोर्शंस होता है वो हमारा होता है अर्थमेटिक का। और एडवांस मैथ्स के अंदर हमारा ज्योमेट्री आ जाता है और ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन आता है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ये सब पूरा एक जो सेट है चैप्टरों का, ये एडवांस मैथ्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है मैथ्स में, जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो उन ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ती है, उनके कॉन्सेप्ट सीखना पड़ते हैं और वहाँ पे कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो एडवांस मैथ्स होता है हमारा, इस एडवांस मैथ्स में क्या रहेगा, ये फुली डिपेंड रहेगा, जो हमारा एडवांस मैथ जो हम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आगे सब्जेक्ट आएंगे, ये फुली जो डिपेंड रहेगा हमारा, ये प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड रहेगा। काय पर रहेगा, प्रॉपर्टीज़। अब किसकी प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल जैसे लाइन एंड एंगल्स है ना। अब प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं और अच्छे से हिंदी भाषा में समझाऊं तो प्रॉपर्टीज़ को हम बोल सकते हैं गुण, ठीक है, गुण या फिर नियम, ठीक है, नियम, ठीक है, कि क्या नियम है इसकी प्रॉपर्टीज़। मीन्स प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि गुण। फॉर एग्जांपल मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, रनिंग करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई हॉबी। बट गुण क्या हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया कि मैं क्या क्या चीज़ कंटेन करता हूँ। अगर मुझे पढ़ा जाएगा, मैं जैसा हूँ, मेरे जो गुण हैं, अगर इसी वे में अगर मुझे समझा जाएगा तो भी मैं आपको समझ में आऊँगा। अदरवाइज़ आप मुझे ज़िंदगी भर अगर ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे ऊपरी मन से, तो आप भूल जाएंगे और आप मुझे कभी जीवन में नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वो होती हैं प्रॉपर्टीज़। मतलब प्रॉपर्टीज़ एक तरह से फार्मूलेज आप इजीली समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी का, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर आपको थ्योरी पूरी याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन एंड एंगल्स हम चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जितने भी हम गुण पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो हैं, इस पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते एडवांस मैथ्स में। इसलिए आपको एक चीज़ ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो इनकी प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, जो बुक्स में ऑलरेडी हमें मेंशन की हुई हैं, जो कि इस धरती पे जितने भी टीचर्स, एजुकेटर्स हैं, वो बच्चों को वही प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है कि उन प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में सेट कर लेना है, मेमोरी में आपकी रोम की तरह उसको फीड कर लेना है। जैसे रोम होती है ना कंप्यूटर के अंदर, रीड ओनली मेमोरी, उसमें क्या होता है, एक बार डेटा आ जाने के बाद वो जीवन भर वहीं सेव रहता है, वो कभी डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी दिमाग के अंदर भी हमें रोम की मेमोरी बनाना पड़ेगी जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एडवांस मैथ्स पढ़ने के लिए हमें रोम की ज़रूरत पड़ेगी हमारे दिमाग में, और रोम को डेवलप्ड होगा तभी हमें प्रॉपर्टियाँ याद होगी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टियाँ है, जो फार्मूलेज है, वो बहुत सारे आपको फार्मूलेज देखने को मिलेंगे और बच्चा बस यहीं से मैथ्स से भागने लगता है। तो आप प्लीज़ भागिएगा मत। आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, याद करने से सभी चीज़ याद हो जाती है ना। अभी तक आप यहाँ तक अगर आए हो, 10th लेवल पर भी आए हो, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को रिवाइज करके मेमोरी में उसको रख कर, याद रख कर, उसको कैसे भी करके आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं ना यहाँ पर। मीन्स आप में दिमाग है, ठीक है। अब आप में दिमाग है तो आप क्यों अपने आप को ऐसा फील करवाते कि मुझसे मैथ्स नहीं होगा। मैथ्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और उसकी प्रॉपर्टीज़, एंटिटीज़ याद रखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको मैथ्स से कभी डर नहीं लगेगा। और एक मेरी बात ध्यान रखना, मैथ्स आपके कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गई, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स के बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते आगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं आपको इतना लेक्चर इसलिए देता हूँ ताकि आपको इतना क्लियर कर दूं कि आप डरिएगा मत। आपको मैं ये याद करने का बोल रहा हूँ, मीन्स आपको प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक भी सेकंड मेरा वीडियोस मिस करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें पढ़ना कैसे है और हमें मैथ्स को किस तरीके से सीखना है, ठीक है। तो
मेरे इस प्रॉपर्टीज़ पे मैंने फोकस किया है, ज़्यादा फोकस मैं इस प्रॉपर्टीज़ पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी, सारी गुण उसके याद हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस एक सेकंड में बनेगा, आप देख ही क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है और आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप चाहे दुनिया की कोई सी भी एग्जाम निकालने की ताकत रखते हो, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो आपसे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो आपको मैथ्स में कमांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस मैथ्स में जितने भी हमने यहाँ पर चैप्टर लिखे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स और पॉलीगन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। और आगे आने वाला जो एक और चैप्टर होता है जिसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रमिति, वो 2D 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, वो पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर वहाँ पर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं हुए तो भी वो क्वेश्चंस वो चैप्टर आपसे बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं जहाँ जहाँ आपको बता रहा हूँ वो आप चीज़ें फोकस करिए चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इतने समझदार तो है कि इतनी मेरी भाषण सुन के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी इन चीज़ों का, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो ये मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, इधर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आपको फोकस किस पे करना है, प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो अभी ये मैं फ़िलहाल में इसको रब कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। अब देखिए, रेखा एवं कोण के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से, बिल्कुल आपको 0 लेवल से लेकर जा रहा हूँ, बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा, उसकी जवाबदारी मेरी, बस आप तो सीखते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, अब लाइन्स एंड एंगल ये हमारा क्या था, ये हमारा एक चैप्टर है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिंदु। सबसे पहला जो आएगा इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, बिंदु, ठीक है। बिंदु पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु के बाद हम इसमें पढ़ेंगे रेखा। क्या पढ़ेंगे, रेखा, जिसे हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन, ओके। लाइन के बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेखाखंड। क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ लाइन, ठीक है। क्या, सेगमेंट ऑफ लाइन, ओके। तो कितने टॉपिक हो गए इसमें, बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद रेखाखंड देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या संगामी रेखा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ आप अभी नोट डाउन करते जाइए क्या होती हैं, इनको मैं आगे इसको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम पढ़ेंगे क्या वो लिख रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। देन उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं इसमें बार बार जो कि आपको आएगी और इसका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला ना मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से ले जाऊंगा, तो हाई लेवल तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, इस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट ये मैं आपको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में है ना, अभी इसी में चल रहा है, आप बस नोट डाउन करते चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। देन इसी में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हो गई समांतर रेखा। देन समांतर रेखा के बाद हम पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा। अब ये क्या होती है तिर्यक छेदी रेखाएं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। देन इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस। आप सोच रहे होंगे यार सर कितना पढ़ा रहे हैं, इतना तो देख के भाग जाओगे आप, पहले ही चैप्टर में है ना। तो देखिए क्या करो यार, ये है ना एक्चुअली सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें आपको दिखता बहुत कुछ है बट होता बहुत कम, ठीक है। मतलब आपको पहले आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, पर एक बार जब आपको समझ में आ गया तो आप
कुछ भी नहीं लगेगा, समय ही नहीं लगेगा उसके लिए, बिल्कुल 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाओगे। किरण रेज हो गई। देन उसके बाद हम इसमें और अगर पढ़ें तो समांतर रेखा हो गई, तिरछी रेखा रेज हो गई। देन उसके बाद हमारा जो मेन है, क्योंकि जैसे ये लाइन है, जैसे नाम से हमें पता है, लाइन्स के बारे में हमने इतनी पढ़ ली। अब बचा एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ओके, और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, टाइप्स कितने होते हैं एंगल्स के, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ किस चैप्टर में, ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, लाइन एंड एंगल बताया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन। उसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, उसके अंदर ये जितने भी मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनको हमें डीपली डिस्कस करना है, थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो मेरे इस वीडियो के बाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए हम पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने बिंदु लिखा था, ठीक है, पॉइंट, कि व्हाट इज़ द पॉइंट, कि व्हाट इज़ पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट के बारे में हमें समझेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको कैसे समझना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सिलेबस में है वो आपको ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाता है, और वही हम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु, अब देखिए बिंदु क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी इसको समझिए, ठीक है। हम बिंदु को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। क्या बनाया मैंने, सर्कल बनाया, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है, ये इसका एक केंद्रक होता है, ठीक है, इसका एक सेंटर होता है, ठीक है। इस सेंटर से, ध्यान से सुनना मेरी, इस सेंटर से, और ये जो चीज़ होती है सर्कल की, ये होती है परिधि। क्या होती है, परिधि। और ये जो होता है, ये होता है केंद्र। क्या होता है, इसका केंद्र। और केंद्र से परिधि को, ध्यान से सुनना मेरी बात, केंद्र से परिधि को छूने वाली, ठीक है, अनंत, क्या बोल रहा हूँ मैं, केंद्र से परिधि को छूने वाली अनंत रेखाएं क्या होती हैं, किरण, जिसे हम बोल सकते हैं क्या करती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती हैं, ठीक है, रेडियस, रेडियस कहलाती है। आई बात समझ में। मीन्स क्या कि कुछ सर्कल, एक सर्कल है, उस सर्कल की परिधि और एक केंद्र होता है, उस केंद्र से उस परिधि को छूने वाली जो भी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्या होती है, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी अपन इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि हमको बिंदु समझना है, तो ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ तो मैंने बोला त्रिज्या, तो क्या बिंदु भी इसी तरीके से हम देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम बिंदु से क्या समझते हैं, भैया एक ऐसा डॉट होगा, सर्कल टाइप गोल गोल, ठीक है। हम ये तो सुनते हैं, बिंदु मीन्स क्या, एक छोटा सा पॉइंट है ना। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं मैथ्स की भाषा में। तो इसको मैथ्स की भाषा में एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा, इसको मैथ्स की भाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि बिंदु एक ऐसा सूक्ष्मतम पॉइंट होता है। बिंदु एक ऐसा सूक्ष्मतम बोल सकते हैं पॉइंट है जिसकी कोई भी रेडियस नहीं होती है। क्या बोला मैं, कोई भी रेडियस नहीं होती है, मीन्स त्रिज्या नहीं होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट, बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपने अगर साइंस पढ़ा हो, ठीक है, तो जैसे साइंस के अंदर क्या होता है कि पदार्थ होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु क्या होता है, परमाणु ऐसा पदार्थ का एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जिसको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम ओपन आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें सूक्ष्मदर्शी की। सिमिलरली हमारा जो बिंदु है ना, वो एक सूक्ष्मतम कण है, इतना सूक्ष्मतम कण है जिसको हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको बिल्कुल, ये तो मैंने यहाँ बहुत बड़ा बना दिया, अगर इसको हम और भी अच्छे से जाएँ डीपली, तो मतलब ये बहुत छोटा होता है, जिसकी रेडियस ही नहीं होती। और रेडियस जिसकी नहीं है, मीन्स इसके डायमेंशन, मीन्स इसकी विमाएं नहीं है, ना तो इसकी त्रिज्या है, ना इसमें कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ठीक है। मीन्स ये विदाउट रेडियस का
होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिंदु, बिंदु का क्या मतलब है, तो बिंदु का सीधा सा मतलब यही है कि ऐसा सूक्ष्मतम कण, ऐसा कण जिसका रेडियस नहीं होती, जो कि 0 रेडियस का होता है, उसे हम बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु के बारे में फिलहाल में इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो बिंदु का आपको जो बिंदु के बाद हमने वहाँ पर लिखा था रेखा। ठीक है, लाइन। ठीक है, अब देखिए रेखा है ना, जैसा कि नाम से हमें दिख रहा, रेखा मीन्स लाइन, मतलब हम कहीं ना कहीं किसी लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए रेखा क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक बिंदु होता है, ठीक है, जब अनंत बिंदु, ठीक है, जब अनंत बिंदु या बहुत सारे बिंदु आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण करते हैं, एक लाइन का निर्माण कर देते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे लिए देखने में ये लाइन है, ठीक है, हम इसको लाइन बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो लाइन होती है वो ये इससे मिलकर बनी होती है। मतलब कि इससे जो लाइन होती है, हम बोल सकते हैं कि लाइन को बनाने के लिए जवाबदार कौन है, तो बिंदु होता है। मीन्स जो लाइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनी, तो और अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, जिनको हम कभी गिन ही नहीं सकते, इतने बिंदु होते हैं। उन बिंदु से ही किसका निर्माण होता है, लाइन का। ठीक है, तो ये होते हैं बिंदु। तो देखिए हम अभी तक हमें सिर्फ लाइन का मतलब यही होता है कि हम लाइन इसको बोलते हैं कि कोई भी एक रेखा खींच दी, ठीक है, अब देखिए ये रेखा हो गई थी, हमारी लाइन है, बट ये जो रेखा है ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जब हम इसको बहुत डीपली बात करते हैं तब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आपको कि जो लाइन होती हैं वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, और लाइन जो होती है वो डिपेंड करती है बिंदुओं पर। लाइन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब अनंत बिंदु, ठीक है, जब अनंत बिंदु एक संरेख में जुड़ते हैं तो एक लाइन का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे अनंत बिंदु है, ध्यान से सुनना, ये अनंत 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 ऐसे बहुत सारे अनंत बिंदु एक संरेख में जुड़े हुए हैं। संरेख मीन्स एक सीधी रेखा। ठीक है, आप इसको ऐसा समझिएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, सीधी रेखा में। अब मैंने बोला ना कि ये जो वाली चीज़ है ये एक अनंत बिंदु है और अनंत बिंदु से मिलकर ही एक लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि एक लाइन बनाने के जिम्मेदार कौन होता है, एक बिंदु होता है। और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब अनंत बिंदु एक संरेख में जुड़ते हैं तो एक लाइन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आपको और आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा कि जो लाइन है ना, मीन्स ये जो लाइन है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको शो करने का ये 2 एरो ऐसे रहते हैं। ये जो 2 एरो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इन 2 एरो का मतलब ये है कि जो लाइन होती है ना ही इसका प्रारंभिक सोर्स पता होता है, ना ही इसका डेस्टिनेशन पता होता है। मीन्स हम लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब अनंत बिंदु एक संरेख में आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक लाइन का निर्माण करते हैं। और जो लाइन होती है उसका ना ही प्रारंभिक बिंदु पता होता है, ना ही उसका अंतिम बिंदु पता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम यहाँ पर जो भी देखते हैं, जो हम डिस्टेंस या मीटर में जो भी लाइन हम लिखते हैं, क्या वो हमारी रेखा होती है, तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये क्या होती है, एक इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, ये बात ध्यान रखना मेरी। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। ठीक है, जो लाइन है उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। मीन्स ये क्या है, ये इसका विमा हो गई, क्या हो गई, विमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशन। इसकी क्या है, ये विमा हो गई, लेंथ। मीन्स लेंथ, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब क्या है, ये विमाएं होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो लाइन है वो क्या है, एक विमीय
ऑब्जेक्ट है, मीन्स लाइन की सिर्फ एक विमा होती है और इसमें इनफाइनाइट लेंथ होती है, और वो जो विमा है उसका नाम क्या है, लेंथ, इसकी लंबाई होती है, पर वो लंबाई क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब हम उसको बता नहीं सकते कि कितनी है। तो इसको हम सपोज कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भी हम उसको रेखा बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रेखाखंड नहीं बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या है, वो भी एक इनफाइनाइट लेंथ की क्या है, रेखा है, जो कि हमने सपोज कर रखी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रेखा के बारे में, लाइन के बारे में, इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको मैं रब कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसमें रेखाखंड को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट आएगा रेखाखंड, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं रेखाखंड, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ लाइन, ठीक है, ये होता है हमारा इंग्लिश में नाम इसका। तो अब इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं वापस आपको ले जाता हूँ लाइन पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले रेखा के बारे में बताया। रेखा क्या होती है, रेखा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि अनंत बिंदुओं से एक संरेख में, अनंत बिंदुओं से एक संरेख में जुड़ने से क्या होती है, लाइन का निर्माण होता है। ये अनंत बिंदु हो गए और उससे क्या बन गया, ये उसकी लाइन फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये तो अनंत लंबाई की होती थी, है ना। बट रेखाखंड क्या होता है, इसी रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं, इसी रेखाखंड पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की एक निश्चित दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, मतलब रेखाखंड क्या होता है, ऐसे दो बिंदु जिनके बीच की एक निश्चित दूरी हमें पता होती है, ज्ञात होती है, उसे हम बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। तो ये होता है रेखाखंड। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं, वो सारे किस पर बेस्ड होते हैं, वो रेखाखंड पर होते हैं, ठीक है। हम जितना भी काम करते हैं, डेली वर्क का जो हम काम कर रहे हैं, वो रेखाखंड के बेस पर काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, ये क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जाएंगे तो मैथ्स की भाषा में हम देखते हैं तो वो क्या है, एक रेखाखंड ही है। रेखाखंड मतलब उसकी कुछ दो बिंदु है, मुझे सपोज करो मुझे यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से ए पॉइंट से चला और मैं बी पॉइंट पे जाके रुक गया, ठीक है। बट कहाँ पर ये, इस पर ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ का अभी तक हमें कुछ उसका पूरा डिस्टेंस पता ही नहीं है। मीन्स सपोज कर सकते हैं कि अर्थ क्या है, हमारी एक रेखा है और उसके ऊपर जो हम चलें, उस डिस्टेंस को जो कवर किया वो हमारा रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, रेखाखंड। तो रेखाखंड आया समझ में। रेखाखंड इतना ही होता है कि रेखा के ऊपर या ऐसे दो बिंदु जिनके बीच की एक निश्चित दूरी ज्ञात होती है, उसे हम बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर रेखाखंड का भी, रेखाखंड के भी जो जितनी भी थ्योरी थी, और ये भी रेखाखंड के बारे में इतना ही है, सफिशिएंट है, इतनी थ्योरी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटना, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या आती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं मैथ्स की भाषा में, कि ऐसी प्रतिच्छेद बिंदु को परिभाषित करने के लिए देखिए क्या होता है कि पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको मैं पहले डायग्राम बताता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक रेखा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक रेखा मैंने ऐसे बना दी। ये भी क्या है, एक रेखा मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, और एक रेखा मैंने ये ऐसी बना दी, ठीक है। देखिए अब मैंने डायग्राम बनाया है ना, अब इस डायग्राम से हम इसकी परिभाषा देखते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होती है रेखा। ये भी क्या है, रेखा, ठीक है। और ये भी क्या है, रेखा, ठीक है। मीन्स लाइन, लाइन एंड लाइन, ओके। तो देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए रटना मत। ये मान लो L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है।
L4, L5, L6, L7, ठीक है। हाँ सॉरी, एक ही बात है, मैंने डबल डबल काउंट कर दिया, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। मीन्स L1 ये हो गया, L1, L2, L3 और L4, ये क्या हो गई, 4 हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर कर रही है, देखिए एक दूसरे को कहाँ पर, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब 2 या 2 से, मीन्स 2 क्यों बोला, क्योंकि एक अगर रेखा है तो एक रेखा का कोई प्रतिच्छेद बिंदु होता ही नहीं है। तो प्रतिच्छेद बिंदु होने के लिए कम से कम कितनी रेखा चाहिए, या तो 2 रेखा चाहिए, ठीक है, या फिर 2 से अधिक भी होगी तो भी चलेगा। मीन्स 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु और प्रतिच्छेद लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद बिंदु आपको जब भी दिखे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक जो रेखाएं होती हैं वो जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उनको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और जो उस बिंदु को बना रही है ना वही होती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु और प्रतिच्छेद रेखा के बारे में, इतना जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो डेफिनेशन है उतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखाएं, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन, यहीं से अब क्वेश्चंस बेसिक से जो स्टार्ट होंगे, इन्हीं रेखाओं से क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में आपके बनेंगे। समांतर रेखा, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको पैरेलल लाइन, ओके। देखिए, तो समांतर रेखा को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, नाम से ही इसको पकड़ना, समांतर, समानांतर नहीं, समांतर बोल रहा हूँ ना, समांतर रेखा, पैरेलल, पैरेलल लाइन मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेखा है, ठीक है, और ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा और ये एक रेखा, इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और ये D, ठीक है। अब देखिए ये रेखा है ना, ये तो रेखा है जो हमें दिखती है, बट एक्चुअली में ये रेखा मिलकर किससे बनी होती है, अनंत बिंदु एक, जब अनंत बिंदु एक संरेख में जुड़े होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, रेखा का, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हो गए अनंत बिंदु एक संरेख में, मीन्स एक लाइन में जुड़कर एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये एक रेखा, ये एक रेखा, तो समांतर रेखा की बात कर रहे हैं। तो समांतर रेखा को हम किसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी रेखा, ठीक है, जिनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पर समान होती हैं। ध्यान से सुना मेरी बात, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिनके पॉइंट, दोनों रेखा के पॉइंट के बीच या लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, समांतर रेखाएं ऐसी रेखा को कहते हैं जिनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान होती है, इसको ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इस बिंदु पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, और इस आखिरी वाले बिंदु पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी भी ऐसे आगे क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, क्या, समांतर रेखा की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी 2 रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पर समान होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, लंबवत दूरी ही तो है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या हुआ, एक सीधी रेखा है, मतलब आप देखोगे तो ये एक लंबवत दूरी ही कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी 2 पैरेलल लाइन, उन्हीं को कहा जाता है जिनके बीच की दूरी हमेशा हर पॉइंट पर समान होती है, हर एक पॉइंट, मतलब अनंत पॉइंट है, उन अनंत पॉइंट पर ऊपर वाले और नीचे वाली रेखा के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये समांतर रेखा की परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ आपको। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। देखिए तिर्यक छेदी रेखा को समझने के लिए इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं
कुछ भी नाम दे देना आपके अकॉर्डिंग। इसको हम दे दिया A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखा को हम कैसे परिभाषित करें उसको समझना है। यहाँ पर इसमें आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ही तिर्यक रेखा कहलाती है। ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक रेखा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया, भिन्न भिन्न बिंदुओं को पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ये बात आई समझ में आपको? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इसी तरीके से हो सकती है क्या, समानांतर रेखा ही होगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अपन ऐसा ले लेते हैं और इसको अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये भी, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है कि समांतर रेखा नहीं बोला, मैंने बोला है कि दो या दो से अधिक रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तो ये देखो भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं और दो रेखाएं हो गई उसके लिए, ठीक है। तो चाहे आप समानांतर रेखा ले लो चाहे असमानांतर रेखा ले लो, तिर्यक छेदी रेखा कहीं पर भी काम करेगी, उसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसका जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत काम आएगा आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ अब एंगल्स बनेंगे। जब भी तिर्यक छेदी रेखा है किसी समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करेगी भिन्न भिन्न पॉइंट पर, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंगल्स बनेंगे और उन एंगल्स को ही हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा के बारे में इतना, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें बचती है कि आपने नाम सुना होगा रे क्या होती है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा रे के बारे में भी जान लेते हैं। ये इसका क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट सिलेबस में है हमारे, जब भी ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ा जाता है, तो हमें भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी क्या होगी, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी थ्योरी की। तो देखिए किरण क्या होता है, किरण समझा रहा हूँ मैं आपको। किरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखो किरण को परिभाषित हम ऐसे कर सकते हैं कि किरण एक ऐसी रेखा है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो पता है, बट जो अंतिम बिंदु है जिसका हमें पता नहीं है उसे हम बोलते हैं किरण, ठीक है। आई बात समझ में? किरण क्या होती है? किरण को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये कौन सा बिंदु है? ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, और ये हमें पता नहीं है भैया कौन सा बिंदु है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं ना। किरण को हम इसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने बैटरी देखी है ना घर में सभी ने, ठीक है। तो बैटरी क्या है? जो बैटरी से जो लाइट निकल रही है वो क्या है? एक तरह से किरण ही है हमारी। क्या है हमारी? किरण ही है। देखा होगा कभी आपने, ये मेरी बैटरी है, ठीक है। अब इससे क्या निकल रही है? ये हमने जैसे बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये रेज निकल गई। तो ये रेज होती है, ये क्या होती हैं? किरण होती हैं। तो देखिए हमें सोर्स तो पता है, उसका डेस्टिनेशन पता नहीं है ना हमें, मीन्स उसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है। क्या है प्रारंभिक बिंदु? बैटरी। बट लाइट उसकी जो किरण है वो कहाँ तक जा रही है हमें थोड़ी पता, हम उसको पता नहीं कर सकते। तो यही होती है किरण। किरण को हम इससे परिभाषित कर सकते हैं। और इसका और एग्जांपल दें तो आपने देखा होगा लेज़र लाइट चलती है, ठीक है। लेज़र लाइट हमने बहुत साल पहले जो मेले होते थे, है ना, जैसे अब महाकाल की नगरी में यहाँ पर बोल सकते हैं हम, कौन सा मेला लगता है, बहुत सारे ऐसे मेले लगते थे जहाँ पर लेज़र लाइट आती थी, जो जिसमें से रेड लाइट निकलती थी और उसको ले लेके बहुत खेलते थे बच्चे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे, आज भी बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं वहाँ पर वो लाइटें मिल जाती थी। तो वो भी क्या है? एक लेज़र लाइट होती हैं, उसे हम किरण बोलते हैं, क्योंकि उसका भी एक सोर्स होता है, उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। वो कहाँ से निकलती? उस लेज़र से निकल रही है, पर वो कितनी दूर तक जाती है वो हम उसका पता नहीं लगा सकते। तो वो होती है लेज़र। और इसका अगर और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको लेज़र का, किरण का, तो ये हमारे कौन है? आप जानते होंगे, सन भगवान, ठीक है, ठीक है। ये हमारे कौन है? सूर्य देवता। और जो सूर्य देवता से जो रोशनी आ रही है हमारे तक, प्रकाश आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं सूर्य प्रकाश की किरणें, हम बोलते हैं प्रकाश की किरणें, बोलते हैं ना सर, ठीक है। तो ये क्या है हमारी? ये भी क्या है? एक तरह से हमारा
किरण है, जो प्रकाश, क्योंकि यहाँ से भी सोर्स पता है, निकल कहाँ से रही, सूर्य से निकल रही है, और कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता है। अब आप बोलोगे सर हमें पता है ना कि धरती तक आ रही है, अरे ऐसा थोड़ी है, ये तो एक प्लानेट है ना, अर्थ हमारा क्या है, प्लानेट है, ऐसा कहाँ तक जा रही है हमें उसका हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, उसकी रे कहाँ तक गई हुई है, किरण कहाँ तक गई है ना। तो ये चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ना है। और आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसमें और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो आई थिंक आपको किरण भी क्लियर हो गया होगा कि किरण के लिए हमें हम ऐसी रेखा को बोलते हैं जिसके प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता होता है बट अंतिम छोर हमें पता नहीं होता, उसे हम बोलते हैं किरण। ठीक है, तो ये किरण का भी काम हो गया हमारा। ठीक है भैया, अब देखिए अब इसमें क्या बच रहा है अपन वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें अपना बच रहा है एंगल। ठीक है, अब एंगल के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए एंगल को परिभाषित करने के पहले मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज़ ये यहाँ पर मेरा एक बिंदु है, इस बिंदु से 2 मैंने किरण निकाली। ठीक है, समझना कोशिश करना थोड़ा सा, अभी प्रैक्टिस करोगे बार बार चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, एकदम कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। बस आपको उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो देखिए अब एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने पिछले जितने भी अपन ने जो भी पॉइंट डिस्कस करें हैं उनको डायग्रामेटिकली पॉइंट्स डिस्कस करें, है ना, रटने की कोशिश ना करें, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बस आप जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप खुद भी इतनी मेहनत करें, इतना प्रयास करें कि आप खुद भी उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आपके डेफिनेशन माइंड में क्लियर हुई ना, आप सोच रहे होंगे कि सर हमें थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारी एग्जाम में तो ऐसे थोड़ी पूछेगा, हमको तो डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। बट देखिए थ्योरी जब तक नहीं क्लियर होगी ना इस टॉपिक में, आपको इस वाले एडवांस वाले पोर्शन में आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपके इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। आपको मैंने बोला ना, आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में इसमें पता होना चाहिए। मीन्स अगर आपको बिंदु है तो बिंदु अगर इसमें लिखा हुआ है तो आपको बिंदु पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप की जा रही है, और बस मैथ्स में आपकी थिंकिंग जब से बनना स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको पेशेंस रखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ साथ कॉपी में। ठीक है, तो एंगल की परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे हम बहुत अच्छे से, कि जब देखिए ये यहाँ पर है किरण 1 और ये किरण 2, मीन्स रे 1 और रे 2, और ये थीटा है, ये पॉइंट P है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि जब 2 असरेखीय, आप लिखते जाइएगा जैसा ना, जब 2 असरेखीय किरण का उभयनिष्ठ एक प्रारंभिक बिंदु होता है, कोण कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। देखिए क्या लिखा मैंने कि जब 2 असरेखीय किरण, ये एक किरण, ये एक किरण, अब ये यहाँ पर आया असरेखीय, तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखने का, असरेख और एक होता है सरेख, है ना, ये आप 2 चीज़ें सुनोगे इसमें, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सरेख का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन है इसके ऊपर एक और लाइन आ गई। ठीक है, ये होती है सरेख। और असरेख का मतलब होता है ये एक लाइन है और एक ये अलग लाइन है। ठीक है, मीन्स उस लाइन से अलग हट के। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो अनंत बिंदु एक ही लाइन में अगर हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम बोलते हैं सरेखी बिंदु। बट अगर वो बिंदु जो हैं वो एक लाइन में ना होकर अलग अलग हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं असरेखी बिंदु, इसी को हम बोलते हैं असरेखी। अब एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कितने असरेखी बिंदु मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा कम से कम आपके त्रिभुज के लिए 3 असरेखीय बिंदु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपका एक नॉलेज के लिए, ठीक है, याद रखना इसको कि एक त्रिभुज निर्माण के लिए कितने 3 असरेखीय रेखाओं की, 3 असरेखीय बिंदु की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको हमने परिभाषित कर दिया कि जब 2 असरेखीय किरण का उभयनिष्ठ एक प्रारंभिक बिंदु होता है, कोण कहलाता है। मतलब ये एक किरण, ये एक किरण, दोनों असरेखीय, इन दोनों असरेखीय का जो उभयनिष्ठ है, मतलब जो कॉमन बिंदु है वो क्या है, एक प्रारंभिक बिंदु ही तो है इन किरणों का, और उसी से क्या बनता है, कोण बनता है। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 2 असरेखीय किरण, ये 2 असरेखीय किरण
का उभयनिष्ठ एक प्रारंभिक बिंदु होता है कोण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी सामान्य सी डेफिनेशन है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोण का निर्माण हमेशा किरण करती है, ना कि रेखा करेगी। ये बात ध्यान रखना। अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आपके नॉलेज के लिए चीज़ें हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से मैथ्स पढ़िए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 किरण हैं। ठीक है, अब 2 किरण की जगह आप ये जो मेरे मार्कर्स जो देख रहे हैं, इनको आप सपोज करें ये एक बैटरी है, क्योंकि बैटरी का मैंने एग्जांपल दिया था कि बैटरी से ही क्या निकलती है, किरण निकलती है। और एक ये मेरे पास 2 बैटरी हैं। ठीक है, अब ये 2 बैटरी और इन दोनों बैटरियों का जो उभयनिष्ठ पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और अभी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मैंने रखी हुई है, मीन्स ये क्या है, एक सरेंक में है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब सपोज करो ये अभी इस कंडीशन में है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई एक किरण है। ठीक है, इस किरण ये किरण जो है मीन्स सपोज करना, देखना, समझने की कोशिश करिएगा। तो जब मैं यहाँ से इन बैटरी के स्विच जब ऑन करता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन में, तो क्या होता है, यहाँ से दोनों किरण बाहर निकलेगी। तो दोनों जो रेज होगी वो एक दूसरे के ओवरलैप होगी। समझना चीज़ को, है ना। ये जैसे इस दोनों के ऊपर से जब भी मैं यहाँ से अगर बैटरी इस पॉइंट से मैंने ऑन किया, तो यहाँ से जो रेज निकली वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगी, ओवरलैप रहेगी। तो वो किसी भी एंगल को फॉर्म नहीं करेगी, मीन्स वो कोई भी कोण नहीं बनाएगी। बट जैसे ही मैंने इन दोनों बैटरी के इस उभयनिष्ठ, इनका कॉमन पॉइंट तो यही है, उभयनिष्ठ पॉइंट। अभी इस कॉमन पॉइंट को यहाँ पर इसको ये ऐसे समझना कि ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, अभी फिलहाल में ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है और मैंने जो आपको बताया ये इसको असंरेख के रूप में बताया है। तो जैसे ही मैं इन दोनों बैटरी को एक दूसरे से अलग करूँगा, मीन इनको असंरेखी लेवल पर लेकर जाऊँगा, मीन्स इस कंडीशन में ये ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हुआ, एंगल फॉर्म हुआ। ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन्होंने यहाँ पर इसको एंगल फॉर्म कर दिया, इसी को हम बोलते हैं एंगल। और ये एंगल कब बना, जब मैंने इन 2 बैटरी को अलग अलग डायरेक्शन में लेके गया। ठीक है, एक हो गया इस डायरेक्शन में और एक बैटरी को मैं ले गया इस डायरेक्शन में। मीन्स बैटरी का कहने का मतलब ये है कि ये मेरी दोनों क्या है, किरण है। और जो दोनों किरण है वो किस फॉर्म में, असंरेखीय फॉर्म में, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप ना होके अलग अलग डायरेक्शन में जब भी निकलती हैं एक कॉमन उभयनिष्ठ पॉइंट से, यहाँ से। ठीक है, ये कॉमन उभयनिष्ठ पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से जब निकलती है तो ये किसका निर्माण करती है, एक एंगल का, एक एंगल बनाती है। और ये इनके बीच की जो गैप पोजीशन दिख रही है, इसी को बोला जाता है एंगल। ठीक है, तो आई थिंक आपको एंगल कैसे फॉर्म होता है ये समझ में आ गई होगी, उसकी थ्योरी। ठीक है, और इसी को मैथ्स के भाषा में जब हम बोलते हैं, जब हम आगे ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये जो रेज है, इन रेज को बोला गया है कोण की भुजा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है उभयनिष्ठ पॉइंट, इस पॉइंट को बोला गया है शीर्ष। ध्यान रखना है ना। तो यहीं से जब हम फिर आगे जाके जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं, तो त्रिभुज में हम बेसिक जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री का, उसमें त्रिभुज यहीं से स्टार्ट होता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं और 3 शीर्ष पॉइंट होते हैं और 3 उसके इंटीरियर एंगल होते हैं, मीन्स अंतःकोण होते हैं, और 3 बाह्य कोण होते हैं। उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। तो आई बात समझ में, आई थिंक ये पूरा जो बेसिक फंडा है कोण का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल का जो इतनी थ्योरी थी। अब इसमें थोड़ा सा और आपको मैं बता देता हूँ कि और क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें। तो अब एंगल की डेफिनेशन हो गई और समझा भी दिया मैंने। अब एंगल के टाइप्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो टाइप्स हैं वो बेसिकली मेन तो जो हम पढ़ेंगे वो अभी एक समरी देख लेते हैं। एक होता है हमारा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एंड सेकेंड होगा हमारा समकोण, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे अधिक कोण। ओके, अधिक कोण जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ये 3 कोण हो गए। ठीक है, कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण किसे बोलते हैं उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, न्यून कोण की अगर मैं बात करूँ, फर्स्टली मैं न्यून कोण की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारा ये थीटा रहता है ना, ये जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर होती है, मीन्स 0 डिग्री से ज़्यादा होती है। देखिए, अगर 0 डिग्री का होगा मीन्स ये दोनों किरण एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, सररेख के फॉर्म होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब भी न्यून कोण होगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसकी कंडीशन ही यही है। न्यून कोण कब बनेगा और न्यून कोण किसे कहते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
ठीक है, बट 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये होती है कंडीशन न्यून कोण की। बस अभी आप इसको याद रखिएगा, बाकी आगे कैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा क्लियर करूंगा जब हम इसको और अच्छे से जब ट्रेंगल में पढ़ेंगे वहाँ आपको डीपली बताऊंगा। तो आप अभी एंगल के टाइप याद रखना, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा कि जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री होता है, मीन्स एक जो एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। थीटा बराबर ये हो गया हमारा 90, ओके। तो ये होता है 90 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। और जो लास्ट एंड जो थर्ड है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए अधिक कोण जो त्रिभुज है इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब जो अधिक कोण त्रिभुज है, सॉरी अधिक कोण किसे बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा थीटा है वो होता है 90 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है, और 180 डिग्री से लेस, ये उसकी कंडीशन होती हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तीनों की, तो जो पहला होता है न्यून कोण, जो न्यून कोण है उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीक़ा से रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा न्यून कोण का डायग्राम। और अगर मैं समकोण की बात करूँ तो समकोण ऐसा बनेगा, ऐसा दिखता है समकोण, ठीक है। ये इनके डायग्राम हो गए, इनको ध्यान रखना आप। और थर्ड अधिक कोण, ओके। अधिक कोण अगर होगा तो इसमें इसका जो डायग्राम है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें जो थीटा है वो, इस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 से कम होती है, बट 90 से क्या होगी, ज़्यादा। इसमें थीटा 90 होता है और इसमें थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, जिसमें थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एंगल्स की, ओके। ये आप चीज़ को माइंड में ध्यान रखना। एंड कुछ और एंगल्स हैं, फिर जैसे स्ट्रेट एंगल हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट एंगल मतलब एक सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, इसे सरल रेखीय कोण भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस पे ये जो एंगल होता है पूरा वाला, इसे ही हम बोलते हैं सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, ओके। ये बात ध्यान रखना। और इसका मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अभी से भी इसको आप याद रखना। और नेक्स्ट जो होता है वो एक होता है हमारा कंप्लीट कोण, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं, कंप्लीट का मतलब पूर्ण कोण, ओके, ध्यान रखना। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण किसे बोलते हैं, जिसमें जो हमारा थीटा होता है वो पूरा 360 डिग्री होता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक सर्कल होता है वो सर्कल कितने डिग्री का होता है, पूरा एक 360 डिग्री का सर्कल होता है, ठीक है। जब भी व्यक्ति, मान लो सपोज कोई यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति अगर यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा जब एक चक्कर लगाकर वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा, मीन्स हम उसको बोलेंगे मैथ्स की भाषा में उसने कितना डिग्री एंगल्स रोटेट किया है, टोटल इसने 360 डिग्री। तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण, ठीक है। पूरा एक सर्कल कवर करना मीन्स पूर्ण कोण होता है, उसे हम 360 डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये एक, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बना दिया, ये 3 रेज बना दी, ये एक हो गया θ1 और इसको मैंने नाम दे दिया θ2, ठीक है। और ये x और ये y, इसको कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पूरक कोण होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो पूरक कोण होता है मीन्स θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं बोलूँ, अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि अगर एक कोण दिया हुआ है θ1 बराबर अगर आपको दिया है, तो अगर आपको बोले कि बताइए उसका जो कोटि पूरक कोण है वो क्या होगा, दूसरा जो कोटि पूरक कोण है वो कितना होगा। तो देखिए अगर θ1 आपको मान लो 20 डिग्री दे रखा है, या अगर θ1 जो भी है 40 डिग्री दे रखा है, आपको दिया है, तो आपका कोटि पूरक कोण क्या होगा या आपका पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण हम जानते हैं कि
θ1 प्लस θ2 होता है 90 डिग्री। θ1 हमें दे रखा है, θ1 होता है तो θ2 कितना हो गया 90 माइनस 40, ठीक है, मीन्स θ2 कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। ओके, तो ये हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसको आगे जब क्वेश्चंस आएगा तब मैं और अच्छे से आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप ध्यान रखना कि जो पूरक कोण होता है उसका मान होता है θ1 प्लस θ2 का मान होता है 90 डिग्री, मतलब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पूरक कोण। ओके, पूरक कोण के बाद इसमें एक और कोण होता है जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। कौन सा कोण? संपूरक कोण। ओके, अब संपूरक कोण क्या होता है? जिस प्रकार से यहाँ पर θ1 प्लस θ2 का मान कितना था 90 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स सपोज करो ये यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, θ1 और ये है θ2। तो बोलूँगा कि अगर संपूरक कोण आपसे पूछे तो संपूरक कोण का मान होता है θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको बहुत काम आएगी आगे, ठीक है। जब हम लाइन एंड एंगल के क्वेश्चंस करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत काम आएगा, और ये आपको तभी क्लियर होगी जब क्वेश्चंस रहेगा और जब इन एंगल्स का यूज़ होगा, वहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यार इनका यूज़ कैसे और कहाँ करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तब आपको डाउट क्लियर होगा। फिलहाल ये अभी इतनी इसकी थ्योरी थी लाइन एंड एंगल्स की, जो कि हमें पढ़ना थी और आप लोगों को ये माइंड में रखना है, ठीक है। अगर ये आपको पूरी याद है थ्योरी, तभी आप लाइन एंड एंगल के आगे क्वेश्चंस बना पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। अगर इस थ्योरी में भी अगर आपको कोई इश्यूज़ हों या मेरे समझाने का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा, मैं और प्रयास करूँगा कि आपको बेटर से बेटर समझा पाऊँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा हम आपको अच्छा सिखाएं और आपका जो नॉलेज है उसको एक हाई लेवल तक लेके जाएं, ताकि आपकी जो अदर आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स का जो पोर्शन है उससे आपका पूरा डर हट जाए। और मैं श्योरिटी दिला रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ बने रहिएगा और आप ईमानदारी से पूरा टाइम निकाल कर इन चैप्टर्स को देखते जाइएगा। अगर आपको ये चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद जो भी रहेगा क्वेश्चंस मेरा पूरा मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं पूरा बेसिक आपको थ्योरी समझाऊंगा, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आज ये फिलहाल में इतनी थ्योरी इसके लिए सफिशिएंट है। जो और कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो आपको मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा उस समय आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये सेशन था आज का, जो कि लाइन और एंगल्स का था। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया लाइन एंड एंगल्स का। इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स जो पॉइंट्स थे उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पर आपको बताएंगे कि किस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।